नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में शक्सगाम घाटी के संबंध में वर्ष 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को अवैध बताया। कहा, भारत घाटी में किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता। भारत और फ्रांस ने वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया। ब्रिटेन के सांसदों ने बांग्लादेश में फरवरी में संसदीय चुनाव से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चिंता जताई। सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रमुख डिलीवरी कंपनियों ने 10 मिनट की डिलीवरी समय सीमा हटाने पर सहमति व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कुत्तों को खाना देने वालों को कुत्तों के काटने की घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में करीब 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका। और उत्तर भारत में लोहड़ी के त्योहार की धूम। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी के संबंध में चीन और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1963 में हुए समझौते को अवैध बताया है। उन्होंने शक्सगाम घाटी पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी के बारे में ये बात कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत घाटी में किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता है। इंडिया कंसीडर्स 1963 एग्रीमेंट। भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, इसलिए शक्सगाम घाटी से जुड़ी किसी भी गतिविधि को हम मंजूरी नहीं देते। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय पहले ही अपना बयान जारी कर चुका है। चीन में जारी किए गए संयुक्त बयान और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को हम स्वीकार नहीं करते और दोनों देशों द्वारा किए गए समझौते को अवैध मानते हैं। एक्शन व्हिच इज बीइंग कैरिड आउट बाय द टू नेशंस। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है, लेकिन निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और ये अभियान अब भी जारी है। श्री द्विवेदी ने कहा कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। भारत और फ्रांस ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में चुनौतियों का सामना करने और शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर बल दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने आज नई दिल्ली में 38वें भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने सुरक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में चल रही द्विपक्षीय पहलों पर चर्चा की। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित संयुक्त विकास और सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की गई। चर्चा में बदलती भू राजनीतिक स्थिति के साथ साथ साझा चिंताओं से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। श्री बोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। ब्रिटेन के 4 सांसदों ने फरवरी में चुनाव से पहले बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा व्यापक रूप से समर्थित राजनीतिक दलों पर लगाए गए प्रतिबंध पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये कदम संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों के दिशा निर्देशों की अवहेलना है। बॉब ब्लैकमैन, जिम शेनन, जस अथवाल और क्रिस लॉ सहित विभिन्न दलों के ब्रिटिश सांसदों ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली गैर निर्वाचित अंतरिम सरकार को बांग्लादेशी मतदाताओं पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रमुख राजनीतिक दलों को बाहर रखने वाले किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी सहित अन्य प्रमुख डिलीवरी कंपनियों ने 10 मिनट की डिलीवरी की समय सीमा हटाने पर सहमति व्यक्त की है।
सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इससे संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनियों के साथ बैठक की गई। बैठक के बाद ई कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी का वायदा हटा दिया है। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के लिए अधिक सुरक्षा, संरक्षा और कामकाज की बेहतर परिस्थितियां सुनिश्चित करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह राज्यों को कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए भारी मुआवजा देने का आदेश देगा और कुत्तों को खाना देने वालों को जवाबदेह ठहराएगा। न्यायालय ने पिछले 5 वर्षों से आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन में कमी पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि कुत्ते की काटने की घटनाओं के लिए कुत्तों को खाना देने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों और संगठनों के आचरण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या करुणा केवल जानवरों तक सीमित है और मनुष्यों तक नहीं पहुंचती। सर्वोच्च न्यायालय 7 नवंबर 2025 के अपने उस आदेश में संशोधन की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अधिकारियों को संस्थागत क्षेत्रों और सड़कों से इन आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय पिछले वर्ष जुलाई से इस मामले की स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, जो देश के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। उन्होंने गांधीनगर जिले के पेठापुर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की बायो सेफ्टी लेवल 4 जैव संरक्षण सुविधा की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी और 24 के फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के साथ ही $166 बिलियन को क्रॉस कर रही है। एक 10 साल के अंदर 17 गुना विकास, ये बताता है कि भारत के युवा कर सकते हैं, भारत के उद्योगपति भी कर सकते हैं। जरूरत इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की है। श्री शाह ने कहा कि ये पुणे के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी सुविधा होगी। आज गुजरात की धरती पर हम भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और बायो सेफ्टी और बायो क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर BSL-4 बायो कंटेनमेंट आने वाले दिनों में समग्र भारत के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक सुरक्षा कवच बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। श्री शाह ने आज गांधीनगर जिले की मानसा नगर पालिका में 260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब देश के युवा नशा मुक्त, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण हों। उपराष्ट्रपति ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के नशा मुक्त परिसर अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ आवाज उठाने और इसके उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। Use of drugs by the youngsters, but today it is the need of the hour that we all must work together. Not only we keep ourselves free from drugs, we should not allow our friends, relatives, whomever we know, they should not get influenced by the drugs. That is the ultimate aim of ours today. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त परिसरों के लिए एक समर्पित ई प्रतिज्ञा मंच और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लोगो, विषय और वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि ये विषय सभी के लाभ के लिए क्षमताओं को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करेगा। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर विपक्षी दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी CAA NRC के मामले की तरह ही इस अधिनियम को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
श्री रिजिजू ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये अधिनियम ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास की तस्वीर बदलने वाला है। उन्होंने अधिनियम के लाभों को भी रेखांकित किया। इसमें सबसे पहले तो जो 100 दिन का पहले पुराने प्रावधान था उसको सीधा जम मार के 125 दिन किया गया है। दूसरा, उसमें अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां से पैसा का गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करें। डिजिटली सारा व्यवस्था को मेंटेन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER की स्थायी समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सभी 7 IISER की समीक्षा की, जिसमें शैक्षणिक और अनुसंधान परिणामों सहित भविष्य की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्थायी समिति ने शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप पर भी विचार विमर्श किया। NEP 2020 स्पष्ट रूप में कहती है कि स्टूडेंट वेलनेस जैसे फिटनेस, गुड हेल्थ, साइको सोशल वेलबींग और एथिकल गाइडिंग हाई क्वालिटी लर्निंग के लिए आवश्यक है। इसीलिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग सिस्टम को मैंडेटरी किया गया है। ड्रग फ्री कैंपस कैंपेनिंग NEP 2020 की इस विजन साथ पूरी तहत अलाइन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही इनको झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उन्होंने इनका रूट भी साझा किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान अमेरिका की किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में हस्तक्षेप के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। श्री अरागची ने कहा कि ईरान की तैयारी पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में इस्तेमाल किए जाने वाले गुप्त और सैन्य उपकरणों की जानकारी दी गई, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइल हमले और साइबर ऑपरेशन शामिल हैं। इस बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि मृतकों की संख्या लगभग 2000 हो सकती है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इसराइल पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। लोहड़ी का त्योहार उत्तर भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार खुशियों और भाईचारे का पर्व है, साथ ही पकी हुई फसलों और सूर्य के उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान से भी जुड़ा है। लोगों ने अलाव जलाकर परिवार और दोस्तों के साथ खुशी के पल साझा किए। यह त्योहार आपसी प्यार और एकता का संदेश देता है। इस समय बहुत से लोग अलाव के आसपास बैठे हैं और उसमें मूंगफली और रेवड़ी डालकर मानवता की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने के बाद त्योहार का मजा ले रहे हैं। खासकर गाँव में माहौल पारंपरिक लोक संगीतों से भरा हुआ है। यह त्योहार नए शादीशुदा जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तियां दी लोहड़ी मनाने के लिए राज्य में कई जगहों पर खास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। पटियाला में बेटियों के जन्म का जश्न मनाने के लिए राज्य स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की शुभकामनाएं दी हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में शख्सगाम घाटी के संबंध में वर्ष 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को अवैध बताया। कहा, भारत घाटी में किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता। भारत और फ्रांस ने वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया। ब्रिटेन के सांसदों ने बांग्लादेश में फरवरी में संसदीय चुनाव से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध को लेकर चिंता जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कुत्तों को खाना देने वालों को ही काटने की घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। और उत्तर भारत में लोहड़ी के त्योहार की धूम। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।